हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th क्लास का मैथ एनसीईआरटी का, ठीक है ना। जो चैप्टर रहेगा आपका, फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका सेट, और एक्सरसाइज 1.1 रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके बोर्ड में अच्छा स्कोर हो सके, ठीक है। तो हम सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सेट्स को हिंदी में अगर बोलूँ तो हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। पहले समझेंगे इसको, सेट को पहले समझेंगे। तो सेट्स को पहले हम समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है ना। बात करता हूँ मैं सेट की, ठीक है ना। ये सेट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं सेट की आपसे बात करूँगा तो सेट होता क्या है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। क्या, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, इज कॉल्ड ए सेट, ठीक है ना। डेफिनेशन भी देखेंगे। देखो सेट क्या होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक कलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, कलेक्शन। जो भी कलेक्शन होगा जरूरी नहीं वो सेट हो, क्या हो, सेट हो। बट वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन है तो वो जो आपने कलेक्शन करा है, अगर वो वेल डिफाइन का मतलब क्या हो गया। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फ्रूट्स लेके आओ, तो आपने कहा आप सेब लेके आए, तो वो वेल डिफाइन। अगर मैंने फ्रूट्स में कहा तो फ्रूट्स में कुछ भी लेके आ सकते हो, केला लेके आ सकते हो, सेब लेके आ सकते हो, संतरे ला सकते हो, तो वो वेल डिफाइन नहीं हुआ। अगर मैंने कहा भाई बनाना लेके आने, केले लेके आने, तो वो वेल डिफाइन हो गया, तो बनाना का एक सेट बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे आगे को, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट ए कलेक्शन, बट ए कलेक्शन, बट ए कलेक्शन इज नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरली, इज नॉट नेसेसरली, नज़र आ रहा होगा ना, हाँ ठीक है सर, नेसेसरली ए सेट। जरूरी नहीं है बेटा कि हर कलेक्शन एक सेट हो। मैंने क्या किया, जरूरी नहीं है हर कलेक्शन एक सेट हो। ओनली वेल डिफाइन, क्या, ओनली वेल डिफाइन, ओनली वेल डिफाइन कलेक्शन इज ए सेट। जो वेल डिफाइन होगा वही क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की। अभी सारी चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ गुड, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इज ए कलेक्शन, इज ए कलेक्शन, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट ए सेट। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं, बेस्ट क्या, अब मेरी नज़र में तो बेस्ट, देखो हमने क्रिकेट प्लेयर, जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है ना वो कलेक्ट कर लिए।
मेरी नज़र में तो कोई बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, आपकी नज़र में कोई और हो सकता है, ठीक है ना, आपकी नज़र में कोई और हो सकता है, बट ये कलेक्शन तो है बच्चों, ये क्या है, कलेक्शन तो है, बट एक सेट नहीं है ये। ठीक है सर, सेट क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो मैंने किसी 10-11 व्यक्ति किसी और का नाम लिया, आपने किसी 11 व्यक्ति और का नाम लिया, कॉमन नेम नहीं आया, तो हमने क्रिकेट प्लेयर का, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन तो करा, बट सेट नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ? सेट नहीं हुआ। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ ना आपसे, क्या सर, जैसे ये वर्ड आया है ना बेस्ट, कौन सा, जैसे ये वर्ड आया बेस्ट, बस ये ऐसे वर्ड अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे एक सेट नहीं बनता है। क्या सेट नहीं बनता? ये बात क्लियर रखना कि वहाँ पे सेट नहीं बनता। ऐसे वर्डों को क्या बोला जाता है? वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेज बोला जाता है। वेज को अगर मैं बात करूँ तो अनक्लियर, जो क्लियर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्लियर। तो ऐसे वर्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ रिच पर्सन, अब भाई मेरी नज़र में तो कोई और रिच पर्सन है, आपकी नज़र में कोई और रिच पर्सन है, ठीक है ना। रिच पर्सन हो गया, ठीक है ना। ऑनेस्ट पर्सन हो गया, जैसे ऑनेस्ट वर्ड हो गया, ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है ना। अब ये कैसा है? ये अनक्लियर है, आपकी नज़र में कोई और है, मेरी नज़र में कोई और है। जैसे गुड प्लेयर्स हो गया, क्या हो गया जी? गुड प्लेयर्स, है ना, गुड प्लेयर्स हो गया, ठीक है, गुड प्लेयर्स हो गया। जैसे मैं और बात करूं, जैसे यंग मैन हो गया, यंग मैन हो गया। अब 30 साल तक के आदमी को यंग मैन कह रहे हो आप, 25 साल तक के को कह रहे हो, या 40 साल तक के को यंग मैन कह रहे हो, है ना, यंग मैन हो गया। ओल्ड पीपल हो गए, है ना, ओल्ड पीपल। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो अनक्लियर होते हैं। कैसे होते हैं? अनक्लियर होते हैं। तो ये अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो सेट नहीं बना सकते हैं। डू नॉट फॉर्म सेट। क्या? तो ध्यान रखना, डू नॉट फॉर्म सेट, तो ये वर्ड सेट नहीं बना सकते हैं। ये बात क्लियर होगी? चलिए सर, ये बात समझ में आ गई है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम और एक एक चीज़ सीखते रहेंगे। अब चलते हैं आगे को। अब आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है सर, लीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एनसीईआरटी का है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are set, ठीक है ना। आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई। तो देखो, आपको ये जस्टिफाई करना है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। जो मंथ लेटर जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन बताना है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो आंसर की बात करूं कि आंसर जस्टिफाई करना है आपको, तो जो गिवन कलेक्शन है हमारा मंथ का है। क्या? गिवन जो कलेक्शन है हमारा किसका है? मंथ का है। तो आप एक बात बताओ, तो ऐसे मंथ बताओ मुझे जो जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे सर जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, है ना, जून हो गया, जुलाई हो गया। बस ये मात्र 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। भाई महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में मात्र ये 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो विच कंसिस्ट डेफिनेट्स ऑब्जेक्ट्स, सो इट्स ए सेट, ठीक है ना। तो उसने ये कहा था कि जो हमारे ईयर में जो मंथ होते हैं, ऐसे कितने मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जनवरी, जून और जुलाई बताऊंगा। आपसे कोई पूछेगा तो आप भी जनवरी, जून, जुलाई बताओगे। तो ये कलेक्शन तो है मंथ का, बट उन मंथ का कलेक्शन है जो जे से स्टार्ट होते हैं। सबको यही बताएंगे। तो ये 3 ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है बच्चों ये। तो और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट
टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब बताओ, अब मेरे हिसाब से जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो कोई और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये जो टैलेंटेड वर्ड आया है बेटा, ये वेज वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? वेज है। वेज बोले तो सर अनक्लियर वर्ड है। कैसा है? अनक्लियर है। मैंने कहा जब ऐसे वर्ड यूज होंगे वो कलेक्शन तो होगा बट सेट नहीं बनेगा, सेट नहीं बनेगा, ठीक है ना, सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में, इसके आंसर में क्या लिख देंगे आप? द टर्म टैलेंटेड, जो टैलेंटेड टर्म आई है, द टर्म टैलेंटेड, टैलेंटेड इज ए वेज, इज ए वेज। वेज बोले तो अनक्लियर, ठीक है ना। सो इट इज नॉट, सो इट इज नॉट ए सेट। ये बात समझ में आ गई? तो ये जस्टिफाई करना है, क्या नहीं है? सेट, ठीक है। अगला तो 2 क्वेश्चन कर लिए ना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। जस्टिफाई करना है, तीसरे पार्ट को देखते हैं, ठीक है सर। तीसरे पार्ट को देखते हैं, आ जाओ बच्चों तीसरे पार्ट पे। चलिए जी, नोट करते जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये वर्ड आया है ना, बेस्ट वाला, मैंने पहले ही बताया था कौन सा वर्ड आया, बेस्ट वर्ड जो आया है, ठीक है ना। ये कैसे वर्ड होते हैं? वेज वर्ड होते हैं, अनक्लियर वर्ड होते हैं। द टर्म, तो ये आपको ऐसे नहीं लिखना यस या नो, यहाँ पे लिख दो नो, कोई सेट नहीं बनेगा, यस नो में नहीं, जस्टिफाई करना है। तो आंसर कैसे लिखना है अपना? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आंसर कैसे लिखना है? द टर्म बेस्ट, द टर्म बेस्ट इज वेज, इज वेज, so given collection, so given collection is not a set, is not a set। तो मैंने ये सारे वर्ड लिखता जा रहा हूँ, जैसे वेज बेस्ट आगे जो वेज वर्ड है ना, जितने भी अनक्लियर वर्ड हैं वो सारे मैंने पहले भी लिखे हैं और यहाँ भी अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टैलेंटेड आया तो कौन सा आया था? टैलेंटेड आया था, ठीक है ना। यहाँ पे आया बेस्ट, कौन सा आ गया? बेस्ट आ गया। तो ये वर्ड मैं लिखता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप अपनी क्लास के बच्चों को तो काउंट कर ही सकते हो, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर को जस्टिफाई करना, यस नो में नहीं लिखना है। द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट, कंसिस्ट डिफाइन मेंबर्स। भाई हम काउंट कर सकते हैं ना मेंबर्स को। सो इट्स ए सेट, सो इट्स ए सेट, क्या है फिर? ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा हो गया ना। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल, ये आपका एनसीईआरटी का है, बुक आपके पास होगी, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। पहली बात तो आपको ये जानना होगा बच्चों कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, मैं ये लिखता रहूँगा, इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो वो कह रहा है लेस देन 10, हम इसको कौन सी हो जाएंगी? जैसे अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 पूछ रहा है तो ये लिख दिया।
तो नेचुरल नंबर का पूछ रहा था 10 से छोटी, तो 10 से छोटी हमने ये बता दिए। और नेचुरल नंबर ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना, आ जाओ अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, द कलेक्शन of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, उन नॉवेल्स के नाम बताओ, उन नॉवेल्स का कलेक्शन बताओ जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, सेट बन जाएगा। कलेक्शन तो है, सेट है। जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए, हर कोई जब नाम बता देगा उनका, तो वो सभी कॉमन नेम बताएंगे। तो जस्टिफाई में आंसर क्या कर देना है आपको, जस्टिफाई में आंसर कर देना है द गिवन कलेक्शन consist definite objects, so it's a set, क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है ना, सो इट्स ए सेट हो जाएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या सेट बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा 7वां क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है सर, तो देखो इसका आंसर क्या करेंगे, इसे जस्टिफाई, हाँ सबका आंसर करना है आपको, यस नो में नहीं लिखना है। द गिवन कलेक्शन consists definite objects, so it's a set, देखो बेटा इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। इवन इंटीजर्स बोले तो नेचुरल नंबर ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हो गए, तो उनका एक सेट बन जाएगा। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करो जल्दी। देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बेटा अपने चैप्टर में क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, सेट बन जाएगा। द गिवन कलेक्शन, क्या, द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट डेफिनेट्स objects, so it's सेट, क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है ना, अगला कह रहा है अगले क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। बेटा ये कैसा वर्ड है सर, ये वेज वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा, वेज वर्ड है, अनक्लियर है। मेरे हिसाब से डेंजर शेर है, और किसी किसी के हिसाब से कोई चूहे से भी डर जाता है, कोई बिल्ली से भी डर जाता है ना, कोई क्या कर डर जाता है, बिल्ली से भी डर जाता है। ये बात समझ में आ गई, तो मैंने बताया था। तो इससे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, जस्टिफाई करेंगे द टर्म डेंजर्स
द टर्म डेंजर्स इज वेज, वेज बोले तो अनक्लियर, पहले ही बता दिया मैंने इसका, अनक्लियर इसका मीनिंग होता है ना, अनक्लियर। सो गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक है, नोट करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड आता है एलिमेंट, एलिमेंट को समझेंगे पहले तो हम। किसको समझेंगे? एलिमेंट को। एक वर्ड आएगा एलिमेंट, एलिमेंट को समझेंगे। एलिमेंट को बोला जाता है अवयव। ठीक है सर, क्या होता है सर ये एलिमेंट? तो एलिमेंट को अगर समझना है आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वैसे तो आप समझ ही गए हैं एलिमेंट को। देखो बच्चों, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट, इट्स एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट। एलिमेंट भी कहा जाता है और और एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मेंबर्स भी कहा जाता है। क्या? मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है और पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है और पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी? हाँ ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा ना, अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं कह दूँ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, नाम ले लेता हूँ मैं, बी ले लिया, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। आप इसे पढ़ेंगे कैसे? तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे? जो ये वाला है, ये से पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू बी, है ना, बी, ठीक है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, और कैसे पढ़ सकते हो कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी, है ना। या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हो ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने बी सेट लिया, इसके अंदर नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ले लिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 है, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, ये लिख सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ 4 बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है सर। जैसे मैंने कहा 7 है, 7 क्या बिलोंग करता है? तो यहाँ पे ऐसे निशान लग जाएगा। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7, इसका मतलब हो जाएगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ये बात क्लियर होगी। तो ये तो अगर ऐसा साइन है, अगर ये वाला साइन है, तो ये वाला साइन तो बिलोंग्स के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? बिलोंग्स के लिए आ जाएगा। और अगर ऐसा साइन है और ये डंडा लगा हुआ है तो डज नॉट बिलोंग्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई है। तो ये हो गया एलिमेंट। क्या हो गया जी? एलिमेंट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट चल रही है, क्या चल रही है, 1.1 चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, उसने एक सेट दिया ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ये वाला सिंबल है ना, हाँ एक ये सिंबल हो गया, कौन सा सिंबल इनके बीच में यूज होगा, कौन सा सिंबल इनके बीच में यूज होगा। ठीक है, देखो 5 बिलोंग करता है कि हाँ सर बिलोंग करता है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा बच्चे, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 बिलोंग करता है सर, 1 से 6 तक नंबर है, 8 आता ही नहीं, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ पे ना, ऐसे करके। 0 आता है क्या, नहीं आ रहा सर इसमें 0, तो यहाँ भी ये वाला सिंबल आ जाएगा। 4 आता है कि हाँ सर 4 आता है, बड़ा आसान सा है ना, 4 आता है सर, ये आ जाएगा सिंबल। 2 आता है, हाँ सर 2 आता है, तो ये सिंबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, हाँ 2 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, तो यहाँ सिंबल आ जाएगा। 10 आता है कि सर 10 इसमें आता ही नहीं, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला सिंबल आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगली क्लास में देखने वाले हैं बच्चे हम, तो अगली क्लास में देखने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अगली क्लास में देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अगली क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना, एक एक चीज़ में लिखा रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे आप अच्छा खासा स्कोर कर सको, और एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, और कहीं भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।